उत्तर प्रदेश का एक स्कूल में डीएम पहुंचता है और डीएम पहुंचने के बाद सबसे ये कहता है कि किसी के जीवन में अगर कोई परेशानी हो या स्कूल में कोई परेशानी हो तो डीएम जो होता है वो खुलते कहता है कि आके मुझे बता सकते हो। तो तमाम जो लड़ते लड़कियां होती है अपनी अपनी परेशानियां बताता है। उसी में से एक लड़की होती है अनन्या। अनन्या भी एक परेशानी बताता है अपने पिताजी, अपने चाचा और अपने माँ को लेते, और अपने जो 5 साल से जो तकलीफ झेल रही होती है उस तकलीफ को लेते। वो डीएम तो मदद के लिए कहता है कि डीएम अंकल आप मेरा मदद कीजिए। फिर डीएम भी उसको आश्वासन देता है कि ठीक है बेटा, जो तुम जो बोली हो यह जरूर हो जाएगा और हम जितना मेरे से प्रयास हो सकता है उतना हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो फिर जब ये मामला जब वहां से जब पुलिस इंस्पेक्टर तो देता है तो हैरान हो जाता है। ये मामला उसके आसपास में विश्वास करने लायक नहीं होता है। इसमें अपने ही भाई के ऊपर हैवानियत, अपने ही भाभी के ऊपर गंदी नजर, और भतीजी जो सदमे में जी रही थी उनके ऊपर ये कहानी है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। ये वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जब पता चलेगा कि कैसे कोई भी जब रिश्ता में नाजायज संबंध आता है तो रिश्ता कैसे बेईमान हो जाता है। ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा। शुरू से शुरुआत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का दौलतपुर इलाके का है। दौलतपुर थाना पड़ता है। वही पास का ही पास में रहता था रेशमा राजपूत और उनका पति वृंदावन राजपूत। ये साथ में रहता था। साथ में जो इनसे जो माता पिता होता है वो एक दूसरे जगह में रहता है और एक शहर में इनका घर होता है, वहां पे रहता है माता पिता। और यहाँ पे साथ में रेशमा राजपूत और वृंदावन, ये दोनों पति पत्नी रहता है। साथ में एक बेटी होती है, ये भी साथ में रहता है। और उसका एक भाई होता है छोटा, सुदामा राजपूत, वो भी वहीं बगल में रहता है। दरअसल ये बात ये होता है कि जो वृंदावन राजपूत है इसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। शादी से 7-8 साल तक सब कुछ सही होता है और 7-8 साल तक तब बच्चा भी हो जाता है। तो शादी के साल भर के अंदर ही इनको बच्चे हो जाते हैं। और बेटी का उम्र इधर अनन्या का 8 साल हो चुका होता है। और जैसे तैसे ये जो वृंदावन जो होता है इनको नशे का फिर लत लग जाता है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है और इनको नशे का लत लग जाता है। दरअसल इनके पास जमीन बहुत था तो ये अपने हिस्से का जमीन हमेशा बेचते रहता था और उसी को जमीन बेचते ही अपना परिवार चलाता था। अपनी एक बेटी अनन्या और उनकी पत्नी रेशमा राजपूत का पेट भरण पोषण करता था और खुद भी उससे नशा करता था। दरअसल हुआ यूं कि रोज ये नशा करते आता था और रेशमा के साथ में मारपीट करता था। और जो इनकी बेटी होती है अनन्या, अनन्या तो एक कमरे में बंद कर देता है ताकि उन जो रेशमा होती है खुद ही अपनी बेटी तो कमरे में बंद कर देती है ताकि उनके ऊपर तो इस बात का गंदा असर न पड़े जो परिवार में चल रहा होता है। तो रेशमा ऐसे मारपीट रोज खाती रहती है और उसका जो पति होता है वृंदावन रोज मारपीट करते सो जाता है। तभी उनको जो शरीर में जो दर्द होता है, जो तकलीफें होती है, उस तकलीफ को बांटने के लिए वहां पे उनका देवर होता है सुदामा राजपूत, वो पहुंचता है, उनके जख्मों पे दवाइयां लगाता है, उनको दवाई खिलाता है, उनसे प्यार से बातें बतियाता है। ये प्यार से बातें बतियाते बतियाते तब इन दोनों में प्यार हो जाता है, नाजायज संबंध बन जाता है। इनका खबर किसी को भी नहीं लगता है।
और फिर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। जब रोज मारपीट होता था तभी इन लोगों का दरअसल ये घटना तो 2 साल हो जाता है, और 2 साल होने के बाद रेशमा राजपूत कहता है सुदामा राजपूत से कि तुम ऐसे ही मिलते रहोगे या तभी तो तरो देगी, या हम रोज ही ऐसे मार खाते रहने और तुम्हारे साथ भी अवैध संबंध बनाते रहने। तो दरअसल इन दोनों में इतना गहरा रिश्ता हो जाता है कि अपना खून का रिश्ता जो भाई भाई का होता है वो भी इन लोगों को छोटा लगने लगता है। और जो सुदामा राजपूत होता है वो फिर एक प्लानिंग बनाता है रेशमा राजपूत के साथ में कि जो इनका पति है वृंदावन राजपूत इनको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो दरअसल होता यूं है कि रेशमा राजपूत तो कहता है कि तुम्हारा पति जब आएगा तो तुम उसको शराब पिला देना और उनके खाने में नींद का दवाई मिला देना। तो नींद का दवाई मिला देता है। दरअसल वो उधर बाहर से पीते आता है और नींद का दवाई मिला देता है रेशमा उनके थाने में, अपने वृंदावन पति के थाने में। और इधर जो उनका जो सुदामा राजपूत जो उनका देवर होता है उनको इस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है कि ये जो घटना है या आज ही घटित होने वाला है। वही दूसरी तरफ जो सुदामा राजपूत होता है 6x6 का गड्ढा अपने ही घर में गड्ढा बनाते रहता है ताकि जब वो अपने भाई को मार दे तो फिर उसको उस गड्ढे में दफन कर दिया जा सकता है। 6x6 का बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा बनाता है और अपने आसपास में ऐसा प्लानिंग करते रहता है कि अगर कोई भी पूछे इस गड्ढा के बारे में तो उनको बता सके कि ये बाथरूम का टैंकी के लिए बन रहा है, ये लैट्रिन का टैंकी के लिए बन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पूरा प्लानिंग होता है और वृंदावन राजपूत तो फिर वृंदावन राजपूत जब रेशमा के ऊपर हाथ उठाता है उतने ही देर में इधर से सुदामा राजपूत पहुंचता है और अपने भाई को तलवार से उनका गला काट देता है और फिर उनको छुरी से भी मारता पीटता है। छुरी से भी कई छुरी भी मारता है शरीर में साथ में। जब छुरी शरीर में मार लेता है, जब पूरा कंफर्म हो जाता है तो मर गया है और जब गर्दन कटा हुआ होता है तभी रेशमा उनसे जो जहाँ से गर्दन कटा हुआ होता है एक बाल्टी में गर्दन सर रख देता है और उसी के नीचे एक बाल्टी लगा देता है ताकि जो भी ब्लड गिरे वो सीधा बाल्टी में गिरे। और फिर ये जो सुदामा राजपूत जो होता है ये अपने भाई के डेड बॉडी तो उठाता है जैसे तैसे करते घसीटते हुए अपने ही, क्योंकि दोनों भाई था तो एक ही जमीन में एक ही प्लॉट में दोनों का घर बना हुआ था तो बदल घर में ही अपने भाई का डेड बॉडी छुपा देता है और छुपाने के बाद उसी गड्ढे में बाल्टी समेत तो सर और वो तो गड्ढे में डाल देता है। तभी सुदामा तो ख्याल आता है कि जो उनका भाई है वृंदावन उसके हाथ में काफी मोटा एक चांदी का कड़ा होता है और उस कड़े तो आज नहीं तो कल अगर ये डेड बॉडी बाहर निकला तो उस कड़े के बारे में सबको पता चल जाएगा। क्षमा चाहूंगा थोड़ा सर्दी हो जाए हमको। तो सुदामा प्लानिंग करता है कि वृंदावन भाई के हाथ में जो कड़ा है उनसे तो कुछ भी पता ना चल जाए, तो इसलिए बहुत प्रयास करता है अपने भाई के हाथ से निकालने का। चांदी का कड़ा नहीं निकलता है, काफी भारी भी होता है। तो फिर वो जो सुदामा जो होता है अपने भाई का हाथ काट देता है, हाथ काटते वो कड़ा तो निकाल लेता है और अपने ही बदल में गोरखपुर में काफी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं तो उसी से कचरे में ले आते फेंक देता है, कीचड़ में ले आते फेंक देता है उसको। और अपने जो घर होता है उसको पूरे फ्लोरिंग कर देता है और उनके ऊपर पूरा टाइल्स वाइल्स लगाते पूरा फिनिश कर देता है ताकि पता ना चले तभी यहाँ पे गड्ढा था। और फिर यही दूसरी तरफ रोज जो रेशमा होती है अपनी बेटी को कमरे में बंद कर देता है। उससे ठीक रेशमा के कमरे के ठीक बगल में कमरा होता है
उसमें अपनी बेटी अनन्या तो बंद कर देता है और फिर अपना जो देवर होता है उनके साथ में अवैध संबंध बनाने के लिए सुदामा राजपूत तो दीवार तोड़ते फिर अपने भाभी के यहाँ पहुंच जाता है और अपने भाभी के साथ में अवैध संबंध बनाता है। ये अवैध संबंध तकरीबन 5 साल तक चलता है। जब अनन्या के स्कूल में डीएम आता है, डीएम सर तो फिर कहता है कि मेरा पिता जो है 5 साल से लापता है। थाने इस दौरान थाने में भी रिपोर्ट लिखाया जाता है। रिपोर्ट में ये लिखवाता है कि मेरा पति तो गायब। रेशमा अपने देवर के ऊपर आरोप लगाता है कि सुदामा जो मेरा देवर है उसने मेरा पति वृंदावन को गायब किया है, और जो सुदामा होता है वो अपने भाभी रेशमा के ऊपर में आरोप लगाता है कि मेरे भाई तो ये गायब किया है। दरअसल ये घटना चलते रहता है, काफी जब लंबा हो जाता है 3 साल जब प्लस हो जाता है, फिर इस घटना के ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं। इस घटना को बंद करते रख देता है। बंद करते रखने के बाद फिर ये डीएम पहुंचता है और डीएम फिर उस फाइल को निकलवाता है जिसमें वृंदावन राजपूत का गायब होने का पूरा मामला था, और वो मामले तो फिर बाहर निकालता है। और उस मामले में जो इंस्पेक्टर होता है वो फिर अपने जो उनकी जो बेटी होती है उस बेटी को रास्ते में से बुलाता है। काफी डर जाती है लड़की। फिर महिला पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ करता है और अपने ही माँ के बारे में बताता है कि हमको ऐसा लगता है कि माँ के पास में तो ये आता है हर रोज रात में और उनके साथ में समय बिताता है। कमरे से अजीब आवाजें भी आता है। अनन्या का ये बात सुनते पुलिस तो शक होता है उनसे माँ पे, और फिर माँ और जो उनका जो देवर होता है सुदामा राजपूत, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर पूरा कहानी बताता है कैसे इन दोनों में अवैध संबंध चालू हुआ, और उस अवैध संबंध की वजह से कैसे भाई अपने ही भाई को मार देता है और अपनी ही पत्नी अपने पति को मार देता है। दरअसल इसमें रेशमा को भी अपने पति वृंदावन को प्यार से मनाना चाहिए था, समझाना चाहिए था, ताकि वो शराब से लत से बाहर निकले तो काम करे, डिप्रेशन से बचे और यूं ही जमीन बेचते ना खाए। तो बस ये घटना थी और ये सच्ची घटना है। बस इस घटना में इतना ही। बाकी अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए और एक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके कमेंट से माध्यम से हमें पता चले कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है या नहीं, और हमारी कहानियाँ पसंद आती है कि नहीं। हम जानते हैं हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है वीडियो की, हमारी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, पर घटना जो भी होता है सच होता है और सच ही घटना हम आपको सुनाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बड़ों का प्यार दें और छोटों का गलती बड़ों तो बात माने, छोटों तो प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बाकी इस घटना का आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें कौन सही और कौन गलत था। और फिर ये 5 साल तक इन दोनों का अवैध संबंध चलते रहता है। बस इस घटना में इतना ही, और हम तो दीजिए इजाजत। ये तो ऐसी सच्ची घटना सामने लाने के लिए और अपने समाज को इस तरह से कुरीतियों से बचाने के लिए, और बचाने में सहयोग तो आप ही करेंगे। बहुत छोटे से समय में बहुत प्यार दिए आप लोग। हमारा चैनल आज 7,000 से भी ज़्यादा, 7,500 से भी ज़्यादा का परिवार हो चुका है हमारा। ये आप लोग का प्यार के बदौलत है। बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।